कॉल कर। चलिए हम लोग आज ये कर लेते हैं, रिसर्च मैथोडोलॉजी का पढ़ा लेते हैं। रिसर्च के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, रिसर्च क्या है। अगर आप रिसर्च को ध्यान से देखिएगा तो रिसर्च को ध्यान से देखने से उसमें जो वर्ड आता है वो वर्ड क्या आता है, रिसर्च। ठीक है, आर ई प्लस, उसको आप दो पार्ट में कर दीजिए, आर ई प्लस सर्च, एस ई ए आर सी एच। रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना हुआ रिसर्च। तो री का मतलब होता है फिर से, यानी पुनः, और सर्च का मतलब होता है खोजना। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है, फिर से किसी चीज़ को खोजना, यानी जो चीज़ आप पहले से खोज चुके हैं, कोई खोज चुका, आप खोजे या कोई और खोज चुका है, या वो प्लेटफॉर्म पर कहीं पर रखा हुआ है रिसर्च, मतलब वो ऑलरेडी इनोवेटेड है। एक होता है इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है कि वो बिल्कुल नया होगा, और रिसर्च का मतलब होता है कि खोजा हुआ चीज़ को फिर से खोजना है। तो इसको कहते हैं रिसर्च। यानी कि जो तथ्य पहले खोजे जा चुके हैं, जिसकी जानकारी पहले हो चुकी है, और उस पर फिर से खोज करना रिसर्च कहलाता है। तो प्रश्न उठता है कि फिर से क्यों हम लोग रिसर्च करते हैं। फिर से रिसर्च करते हैं समय की मांग के अनुसार। अगर समय की ज़रूरत है कि उस पर रिसर्च होना चाहिए तो रिसर्च होता है। पहले बहुत तरह का वैक्सीनेशन बना होगा, बहुत तरह का वैक्सीन बना होगा, कोई बीसीजी का टीका लगाए होंगे, कोई हेपेटाइटिस का टीका लगाए होंगे। तो वैक्सीन बनाने का रिसर्च हो चुका था, वैक्सीन बनाने के बारे में लोग सोच चुके थे। लेकिन आज मांग हुई कि कोरोना का भी वो वैक्सीन बनाना है, तो उसके लिए भी रिसर्च हुआ, और लोग उसको भी रिसर्च को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर रहे हैं, मनुष्य के शरीर में उसको लगा रहे हैं ताकि मनुष्य सही सलामत रहे। तो रिसर्च जो होता है वो बिल्कुल ये नहीं समझ लीजिएगा कि बिल्कुल नया चीज़ करना रिसर्च होता है। नया चीज़ करना इनोवेशन होता है। और रिसर्च जो होता है वो कहीं ना कहीं पुराना कुछ रहता है, और पुराना जो कुछ रहता है उसी में कुछ ना कुछ सुधार करते हैं हम लोग, ज़रूरत के अनुसार से उसमें हम लोग सुधार करते हैं, सुधार करके जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं वो रिसर्च होता है। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्यूरिफाई होते रहता है, कुछ ना कुछ सुधार होते रहता है। कुछ पुराने चीज़ में गलतियाँ रह गई होती है, जिसको हम लोग सुधारने का प्रयास करते हैं कि वो गलतियों को कैसे दूर किया जाए। लेकिन रिसर्च जो है वो साधारण चीज़ नहीं है, ये बहुत जटिल चीज़ है। रिसर्च करना किसी के छोटे मोटे बस की बात नहीं, ये जटिल चीज़ है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि अगर आप जितना जटिल चीज़ में हाथ लगाइएगा, आपकी सफलता उतनी अधिक बढ़ती जाती है, और आप उतने अधिक परिपक्व होते हैं, आप में जो क्वालिटी है वो उतनी अधिक बढ़ती है। जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट होते हैं, आज उनकी वैल्यू मार्केट में बहुत अधिक है। मार्केट में वैल्यू इसलिए अधिक है कि वो बिल्कुल मतलब टेक्नोलॉजी के साथ में और अपडेट के साथ में और साइंटिफिक वे के साथ में काम करते हैं, क्योंकि उनका जो रिसर्च होता है वो प्रूव्ड होता है। ये नहीं होता, डायनेमिक नहीं होता कि जब चाहे परिस्थिति बस आप उसको बदल दिया, ऐसा नहीं होता, वो प्रूव्ड होता है, वो सैद्धांतिक होता है। इसलिए रिसर्च थोड़ा कड़ा चीज़ है, जटिल चीज़ है, मेहनत वाला चीज़ है, बहुत मेहनत वाला चीज़ है। सिर्फ मेहनत ही नहीं बोल सकते हैं, बहुत मेहनत इसमें देना पड़ता है। और त्रुटि होने की संभावना इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर आप त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं, तो रिसर्च कभी भी सक्सेस नहीं करेगा। रिसर्च तभी सक्सेस करेगा जिसमें जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, जीरो डिफॉल्टेशन होना चाहिए, यानी कि इसमें गलतियां होने की संभावना ही नहीं होनी चाहिए कि आपने क्या गलती किया है। तो कुल मिला के रिसर्च के बारे में क्या हम लोग पढ़े कि री जो रिसर्च इजकल टू रिसर्च, यानी कि किसी भी चीज़ को फिर से संशोधित करके खोजना। संशोधन करना मतलब सुधार करना। तो ये रिसर्च हर क्षेत्र में होता है, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में देखिए, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, चाहे खेल के भी क्षेत्र में देखिए। खेल में भी आप देखते होंगे कि रिसर्च होता है। बॉलर भी नए नए तरीके से बॉलिंग करने का ईजाद करता है, तो बैट्समैन भी नए तरीके से बॉलिंग करने का ईजाद करता है, वो लोग भी रिसर्च करके खोजता रहता है कि कैसे हम लोग काम करें, कैसे हम लोग खेलें। अब कहता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है कि ये कंट्रोल्ड है। कंट्रोल का मतलब है कि ये नियंत्रित है। तो वास्तविक जीवन में बहुत सारा ऐसा फैक्टर है, वास्तविक जीवन में बहुत सारा ऐसा फैक्टर है जो हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करता है, हमारे डिसीजन को इफेक्ट करता है। हमारे वास्तविक जीवन में बहुत सारा ऐसा ऑर्डर है जो हमारे जो डिसीजंस है, डिसीजन को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। और कंट्रोलिंग करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिसीजन को इम्पैक्ट करता है तो उस पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया है तो आप दो तीन चीज़ सोच सकते हैं। पहला चीज़ क्या सोच सकते हैं कि 10 रुपया है तो हम एक मिठाई खा लें। ठीक है, ये
एक नया इम्पैक्ट किया। 10 रुपये तो आप सोचे कि एक कलम खरीद लेंगे, एक नया इम्पैक्ट हुआ। फिर शाम का समय आया तो लगा कि एक चटपटा समोसा खा ले, ये भी एक नया इम्पैक्ट हुआ। ये 10 रुपया है, लेकिन ये सोच अलग अलग है। अब आप उसमें रिसर्च करते हैं कि कौन सा आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकता है उस 10 रुपये के खर्चा पर। तो आप अपने जो विल है, जो इच्छा है, उस पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको आप दबाना चाहते हैं, और उसी विल और उसी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं जो विल आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकता है उस 10 रुपया से। तो कहता है कि अन्य जो प्रभावित कारक है उसको कम करने का प्रयास करता है, और जो आपके लिए महत्वपूर्ण कारक है उसको ये इम्पोज करता है, उसको ये बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो शायद ऐसा लगा आपको डिसीजन में कि 10 रुपया का कलम अगर हम खरीद लें तो वो मेरे पढ़ाई में काम आएगा, कुछ नोट्स बनाने में काम आएगा, कुछ लिखने में काम आएगा। इसलिए अपने और इच्छाओं पर आपने कंट्रोल किया, और आपकी जो महत्वपूर्ण इच्छा थी आपने उसको इनलार्ज किया, आपने उसको मूव किया, आप उसको क्लबिंग करके बाकी को छोड़ दिया, इसको आपने इनलार्ज करके यूज कर लिया। तो कहता है कि शारीरिक विज्ञान में काफ़ी हद तक जो हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है इस पर काफ़ी हद तक प्रयोगशाला में रिसर्च भी किया जाता है। सोचने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, समझने की क्षमता, हर एक क्षमता पर प्रयोगशाला में रिसर्च किया जाता है कि हमारा सोचने का व्यवहार कैसा होता है। बच्चे होते हैं, उनके सोचने का जो व्यवहार होता है वो उतना परिपक्व व्यवहार नहीं होता, वो कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी अटांग पटांग जो भी समझ में आता है वो भी सोच लेते हैं। लेकिन एक परिपक्व आदमी होता है, उसकी सोचने की जो क्षमता होती है वो परिपक्व की तरह होती है, वो एक परिपक्व आदमी की तरह सोचता है। तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये कंट्रोल्ड होता है, यानी कि ये नियंत्रित होता है। दूसरा होता है कि ये कठिन है। कठिन का मतलब ये कठोर है, कठोर का मतलब कि ये दृढ़ है। आपको पहले बताए थे कि रिसर्च सामान्य चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल कठोर चीज़ है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और पहले हमको सुनिश्चित कर लेना होता है कि जिस प्रश्न का हमको उत्तर प्राप्त करना है वो कितने तरीके से फेयर है, कितने तरीके से न्याय संगत है, और उसका जो परिणाम होगा वो शारीरिक और सामाजिक विज्ञान में किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। रिसर्च का जो परिणाम आएगा वो शारीरिक और सामाजिक विज्ञान में किस तरीके से परिणाम उत्पन्न करेगा। जैसे आप देखते होंगे कि अभी जो वैक्सीन हुआ उसको पहले ट्रायल किया गया था। क्यों ट्रायल किया गया था? क्योंकि वो इतना कठोर है उसका बनाया हुआ फार्मूला कि किसी भी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर जाता है तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट जानने के लिए उसका ट्रायल किया गया था। ट्रायल करने से पहले पशुओं पर ट्रायल किया जाता है, फिर वैसे मनुष्यों पर ट्रायल किया जाता है जिसका एज बहुत कम बचा हुआ है, या वो बहुत कम जीने की इच्छा रखता है, या धीरे धीरे ऐसे लोग पर आता है जो अंतिमतः स्वस्थ व्यक्ति के पायदान पर आता है। यानी रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है वो आम लोगों पर बहुत देरी तक पहुंचती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसका फॉर्मूला फेल कर जाएगा तो वैसी स्थिति में उस आदमी की जान चली जाती है। इसलिए ये बहुत कठोर होता है, और इसका जो डिसीजन होता है वो पहले से सोच के चलना पड़ता है कि शरीर पर, शारीरिक क्षमता पर या सामाजिक विज्ञान पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक मतलब कि किसी भी रिसर्च में जो अपनाई गई प्रक्रिया होती है वो निश्चित तार्किक अनुक्रम का पालन करती है। रिसर्च में जो अपनाई गई प्रक्रिया होती है वो सिस्टमेटिक होती है, वो सिस्टम से प्रक्रिया काम करती है। वो कभी भी प्रक्रिया, 1 नंबर का प्रक्रिया कभी 10 नंबर में नहीं जा सकता, और 8 नंबर का प्रक्रिया कभी 2 नंबर पर नहीं आ सकता। सबसे पहले जो पॉइंट बाय पॉइंट नियम बनाया गया होता है कि 1 नंबर में ये काम करना है, 2 नंबर में ये काम करना है, 3 नंबर में ये काम करना है, उसी सिस्टम से यहाँ भी काम करना पड़ता है। सिस्टम को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। जब सिस्टमेटिक वे से आप डायग्राम तैयार कर लेते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं कि पहले इसको हम जानवर पर वैक्सीन को यूज करके देखेंगे, दूसरी बार हम उसको ऐसे व्यक्ति पर यूज करेंगे जो बहुत कम चांसेस है डॉक्टर की नज़र में कि ये बच सकता है, उस पर हम यूज करके देखेंगे, तीसरा हम वैसे लोगों पर यूज कर सकते हैं जो पहले एट विल आना चाहते हैं सामने, कि हम अपना बॉडी देना चाहते हैं दान में, कि मेरा शरीर पर आप उस वैक्सीन का यूज कर लीजिए। तो थर्ड वे में उसको उस आदमी पर यूज किया जाता है जो वो तैयार हो जाता है, अगर कुछ भी होगा तो वो उसके लिए तैयार है कि हाँ कुछ भी मेरे साथ अगर मिस हैपन्स होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। चौथा फिर उसके बाद आता है कि वो हॉस्पिटलाइज आदमी को दिया जाता है, तब जाके पांचवें तरह में आम आदमी पर आता है। तो ये उसका एक सीरियल नंबर है। अब ऐसा नहीं कि कोई वैक्सीन बनाए उसको जानवर पर रिसर्च करने के पहले किसी स्वस्थ आदमी पर आप रिसर्च कर दीजिए, तो ये सिस्टमेटिक नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो होगा वो बहुत बुरा होगा।
पहले आप किसी जानवर पर रिसर्च करके देखिए जिसकी जीने की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जिंदा रहे या ना रहे, स्वस्थ है या कोई भी तरीके का है, उस पर आप पहले ह्यूमन बॉडी के पहले आप वो एनिमल बॉडी पर रिसर्च करके देखिए। तो उसका एक सिस्टम होता है कि पहले इस पर करना है, दूसरा इस पर करना है, तीसरा इस पर करना है। तो वो सिस्टमेटिक वैसे होना चाहिए। तो रिसर्च जब भी किया जाता है तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वैसे किया जाता है, क्योंकि इसका डिसीजन जो होता है वो बहुत लॉन्ग रन तक जाना चाहिए। कोई भी डिसीजन अगर लॉन्ग रन तक नहीं जाएगा तो उसका प्रभाव जो है वो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने जानवर पर रिसर्च करके देखा, वैक्सीनेशन करके उस पर कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं नजर आया, आपने उस आदमी पर देखा जो हॉस्पिटल में बहुत कम उम्र है उसकी बची हुई है, उस पर भी अगर कोई दुष्प्रभाव नहीं आया, आपने तीसरा वो दान दिए हुए आदमी पर देखा जिसने अपना ह्यूमन बॉडी दान दिया है, उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं आया, तब चौथे या पांचवें चरण में आम आदमी पर आता है। तो यह सिस्टम है, सिस्टम से विरुद्ध अगर आप चलेंगे तो रिसर्च आपका फेल्योर कर जाएगा। नेक्स्ट है कि वैलिड एंड वेरीफाइबल, मान्य और सत्यापन योग्य। जब भी कोई रिसर्च को अगर आप पूरा करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा वैलिड होना चाहिए और वेरीफाई करने योग्य होना चाहिए। यानी कि अगर वेरीफाई करना है तो कोई भी उसको वेरीफाई करके देख सकता है। पहले तो बरसात होती थी, बरसात में बारिश का पानी आता था, पानी हम लोग देखते थे कि पानी होता भी है, नदिया में भी पानी होती थी, कुओं में भी पानी होते थे, तालाब में भी पानी होते थे। तो पहले ये जो जल का स्रोत हुआ करता था उसमें चापाकल नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ करता था, चापाकल बहुत बाद में आया था, ये बोरिंग की व्यवस्था बहुत बाद में थी। पहले नदियों का जल का स्रोत हुआ करता था पीने के पानी के लिए। तालाब तो नहीं लोग पीते थे पानी, लेकिन नदियों के पानी को लोग पिया करते थे, वो चूँकि स्वच्छ हुआ करता था। उसके बाद कुआं का जन्म हुआ और कुआं के बहुत दिन के बाद तालाब का जन्म हुआ। तो ध्यान दीजिए, हम ये तालाब कुआं का नाम इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो जल है, ये जो जल है इसका भी एक साइंटिफिक फार्मूला तैयार किया गया कि H2+O=H2O। ये फार्मूला तैयार किया गया। जब ये फार्मूला तैयार किया गया तो ये बिल्कुल वैलिड फार्मूला है। इस फार्मूला को वर्ल्ड का कोई भी साइंटिस्ट चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर किसी साइंटिस्ट ने ये फार्मूला को तैयार किया है कि H2+O=H2O, तो ये फार्मूला को शायद मेरे विचार से वर्ल्ड का कोई भी साइंटिस्ट नकार नहीं सकता। और अगर वेरीफाई करना चाहता है तो हमारे जैसा एक सामान्य आदमी और कोई बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट आदमी भी उसको आराम से वेरीफाई कर सकता है। तो रिसर्च हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसका जो रिजल्ट है वो ऑलवेज वैलिड होना चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए। उसको जब चाहे तो आप उसको वेरीफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि इम्पेरिकल होना चाहिए। इम्पेरिकल का मतलब है कि इससे अगर कोई भी जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें वास्तविक जीवन के अनुभव और जो भी जानकारी है वो कठोर साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए। रिसर्च में जो भी रिजल्ट निकाला गया है वो रिजल्ट बिल्कुल वास्तविक जीवन के जो भी अनुभव है उसके कठोर साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। वास्तविक जीवन, आपको एक एग्जाम्पल अभी हम बताए थे वैक्सीनेशन का, तो जैसे ही आप किसी जानवर पर वैक्सीन का आप यूज करते हैं उससे जो भी अनुभव निकलता है उस अनुभव को पहले आपको रिकॉर्डेड करना चाहिए, ऑन वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए, ऑन पेपर रिकॉर्ड करना चाहिए और ऑन साइंटिफिक रिकॉर्ड भी करना चाहिए। ऑन वीडियो का मतलब है कि उसका जो बाहरी आवरण है वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम देख रहे हैं कि वो शरीर में कोई परिवर्तन ला रहा है, क्या ला रहा है, नहीं ला रहा है, वो आप देखते हैं। उसके बाद आप उसका पेपर रिकॉर्ड करते हैं, आप उसका टाइम टू टाइम टेम्परेचर नापते हैं, टाइम टू टाइम उसका आप ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर देखते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ आप देखते हैं। और तीसरा है कि साइंटिफिक वे में उसका रिसर्च होना चाहिए। साइंटिफिक मतलब उसका शरीर का अंदर का जो ऑर्गन है, जो शरीर के अंदर का जो ब्लड है, जो भी शरीर का ऑर्गन है उस पर तो कहीं वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, उस पर तो कोई वो दुष्प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो ये सारा जो शारीरिक अनुभव है उसके जानकारी को इकट्ठा करना चाहिए उस रिसर्च को रिजल्ट देने से पहले। तभी लोगों को विश्वास होगा कि हाँ ये रिसर्च जो है वो सही रिसर्च है। क्योंकि जब तक आप वो शारीरिक अनुभव का उस पर आप आंकड़ा नहीं इकट्ठा करके आप रिजल्ट दे पाएंगे तो लोगों का विश्वास उस पर कम होगा। और लास्ट इसके बारे में कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स की ये क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है, रियल में क्रिटिकल है। रिसर्च करना इतना आसान नहीं है, इतनी प्रक्रिया उसमें होती है और इतने महत्वपूर्ण जांच करने पड़ते हैं और इतनी नियोजित तरीके से अनुसंधान करने पड़ते हैं कि ये सारा सिस्टम करने में अगर एक भी गलती हो जाए, लेस मात्र भी छोटी सी भी एरर हो जाए, 3 पॉइंट ड्रॉप भी अगर गलती हो जाए तो सारी की सारी कहानियाँ खत्म हो जाती है, सारा का सारा मेहनत खत्म हो जाता है, सारा का सारा रिसर्च का पैसा बर्बाद हो जाता है। यानी इसमें कहीं से भी दोष नहीं होना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए।
एब्सोल्युटली एरर फ्री होना चाहिए। अगर एरर फ्री है तभी रिसर्च, जितना एरर फ्री होगा उतना वो रिसर्च प्योरीफाइड होगा, और जितना प्योरीफाइड होगा उतना ऑब्जर्वेबल होगा, यानी लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। आप ही अपने ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में देख लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में जितनी कम गलती करते हैं उतने अधिक सफल आदमी माने जाते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में जितना अधिक गलती करते हैं उतना विफल आदमी माने जाते हैं। सफल आदमी को सब कोई पूजा करता है, और जो जो जितना फेलियर होता है, जितना विफल होता है, उसकी उतनी ही कम पूजा होती है। तो बस वही है रिसर्च में कि रिसर्च वैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्रिटिकल है, बहुत मेहनत होता है, बहुत जांच की प्रक्रिया करनी पड़ती है, बहुत प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और एरर फ्री रिजल्ट बनाना पड़ता है, और ताकि सभी लोग इसको अपने विश्वास में ले सके। तो ये है इसकी कहानियाँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिसर्च की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि रिसर्च का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों रिसर्च किया जाता है, रिसर्च करने की ज़रूरत क्यों हुई, इतना मेहनत हम लोग क्यों करें, इतना खर्चा क्यों करें, इतना समय क्यों दें। पहले ज़माने का जो रिसर्च होता था वो तो बहुत अधिक समय लेता था। अभी का तो रिसर्च है कि थोड़ा 2-4 साल में हो जाता। पहले तो कोई एक वैक्सीन आने में 20-20 साल लग जाया करते थे, कितना गांव का गांव तबाह हो जाता था, कितने परेशानियां बढ़ती थी। जब 1919 या 18 में जब स्पेनिश फ्लू आया था तो उसका आप डेटा देखिएगा, जब वैक्सीनेशन नहीं थे, आफ्टर 20 ईयर्स वैक्सीनेशन अवेलेबल हुआ था, और उस समय जब एक गांव में अगर स्पेनिश फ्लू आता था तो वो फ्लू पूरा गांव को लेके चला जाता था। 1919 की ये बात है, 1918 की ये बात है, एज पर बुक रिकॉर्ड ये रखा हुआ है कि उस समय एक गांव में अगर किसी आदमी को हो गया था तो वो पूरा का पूरा गांव को ले जाता था, और वो गांव से बगल में कहीं दूसरे जगह पर जाकर घर बना कर रहता था, क्योंकि पहले तो ज़मीन का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, ज़मीन आसानी से अवेलेबल होता था क्योंकि इतनी अधिक आबादी नहीं थी। वो घर से बाहर कहीं दूर में जाकर वो अपना घर बनाता था, और वो घर बनाकर वहाँ पर रहता था ताकि वो घर वाले को नहीं हो। तो क्वारंटाइन उस समय भी होता था, सदियों पहले भी क्वारंटाइन की व्यवस्था थी, और क्वारंटाइन की व्यवस्था वही आज भी है। बस आज यही कहता है कि रूम अलग कर दीजिए, उस समय कहता था घर अलग कर दीजिए। आज के डेट में घर नहीं मिलने वाला है, इतना आसानी से घर नहीं मिलेगा, लेकिन आज के डेट में रूम कहता अलग कर दिया। अब तो ये भी कह रहा है कि जिसके घर में एक ही या दो रूम है वो कहाँ से क्वारंटाइन रहेंगे, उनके पास कहाँ से क्वारंटाइन की फैसिलिटी आएगी। आबादी बढ़ गया इसलिए समस्याएं बढ़ गई है। तो खैर, रिसर्च का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम लोग रिसर्च करते हैं, क्या जरूरी है रिसर्च करने का। नेक्स्ट, सबसे पहला है टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब है अन्वेषण करने के लिए। किसी विषय विशेष को अगर आप परिचित हैं, किसी विषय विशेष से आप परिचित हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर आप खोज करना चाहिएगा, और ये खोज अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी ये बौद्धिक विकास में मदद करेगा। ये जो हम किताब अभी पढ़ा भी रहे हैं, इस किताब का जो 50 मार्क्स का जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका थ्योरेटिकल है। ये जो किताब पढ़ रहे हैं वो 50 पॉइंट का है, और इसका जो 50 पॉइंट है वो रियल में आपका रिसर्च होगा, रियल में रिसर्च होगा। आपको किसी एक टॉपिक पर रिसर्च करना भी है, इसलिए अभी से हम आपको सलाह दे रहे हैं कि कोई एक टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए पहले से आप सोच के रखिए कि किस पर आपको रिसर्च करना है। वो रिसर्च फाइल बनाना पड़ेगा, एक लघु शोध लिखना पड़ेगा, छोटा सा रिसर्च का नोट्स तैयार करना पड़ेगा, और वो रिसर्च का रिपोर्ट आप जमा करिएगा। तब आपको एक्सटर्नल के द्वारा पूछे गए नंबर के आधार, क्वेश्चन के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा, और वो मतलब फाइल तैयार करना पड़ेगा। वो 50 मार्क्स का होगा। इस किताब में भी 2 पार्ट है। अभी हम लोग थ्योरेटिकल जो है वो 50 मार्क्स का पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि टू एक्सप्लोर, आपके पास अगर कुछ है, नॉलेज है, कोई जानकारी है, तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, आप उसको लोगों के बीच में पहचानने का, पहुंचाने का प्रयास कीजिए, आप रिसर्च कीजिए। आप देखते होंगे कि हम लोग भी आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल में क्या लिखते हैं, बिल्कुल कुछ नया चीज़ लिखने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक आर्टिकल था, आप लोग पढ़े थे, रैपिडली इंक्रीजिंग पॉवर्टी ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक, कभी आपने पढ़ा था ये आर्टिकल। यस सर। क्या वो रिसर्च कहा था, ध्यान से उसमें अगर आप पढ़े होंगे तो वो दिखा रहा था, एक रिसर्च है, छोटा सा एक आर्टिकल है, वो ये बताने का प्रयास कर रहा था कि किस तरह से कोरोना ने लोगों की बीमारियों को बढ़ाया है, और बीमारी बढ़ने के बाद किस तरह से लोग गरीब हुए हैं। कोरोना अगर एक दो सेक्टर को छोड़ दिया जाए, मेडिकल सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए, और आप कुछ एक दो और सेक्टर है उसको अगर हम नाम स्पष्ट तौर पर नहीं बोलेंगे, अगर वो दो एक सेक्टर को छोड़ दिया जाए,
तो बाकी के सारे सेक्टर जो है वो गरीब हुए हैं। अगर कोई सेक्टर अमीर हुआ है इसमें तो वो सिर्फ मेडिकल सेक्टर अमीर हुआ और एक दो और सेक्टर अमीर हुआ, लेकिन सारा सेक्टर जो है वो गरीब ही होता चला गया है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे वो लो क्लास फैमिली हो, वो लगातार गरीब हो रहा है ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक। तो ये एक रिसर्च होता है, एक लघु शोध होता है, ये आपकी जानकारी होती है जिसमें डेटाबेस के साथ आपको बताना पड़ता है, उसका आंकड़ा हमेशा डेटा पर होना चाहिए, परसेंटेज पर होना चाहिए। ये आप आराम से नहीं कह दीजिए कि अमीर हुए हैं लोग, अगर अमीर हुआ तो कौन सा सेक्टर अमीर हुआ वो बताना पड़ेगा, अगर गरीब हुआ तो कौन सा सेक्टर गरीब हुआ वो बताना पड़ेगा, कितना गरीब हुआ, कौन सा डेटा कहता है कि ये गरीब हुआ है, वो सब कुछ उसमें लिखना पड़ेगा। तो एक्सप्लोर करना पड़ता है, रिसर्च जो होता है उसका ऑब्जेक्ट जो होता है उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, एक्सप्लोर होना पड़ता है कि मतलब अगर आप किसी विषय से परिचित है जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। आपको अगर हम कह दें कि वैक्सीन पर रिसर्च करने के लिए तो ये आपके बस की बात नहीं है, वो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करता है। आप चूंकि स्टूडेंट है कॉमर्स इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए तो आपका रिसर्च उसी पर होना चाहिए। जैसे हमने गरीबी पर रिसर्च किया कि गरीबी कैसे बढ़ी, किस कारण से गरीबी बढ़ी, वो तो बहुत छोटा सा पेज था, उसका बहुत बड़ा पेज है, वो अब मात्र आपको एक पेज का दिखाई पड़ा, लेकिन उसका एक्चुअल जो रूप है वो 3 पेज का है। तो उसमें हमने ये प्रयास किया बताने का कि गरीबी वास्तव में बढ़ी तो कैसे बढ़ी और कहाँ कहाँ से गरीबी बढ़ी। तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट उसको एक्सप्लोर कीजिए, आप उसके क्षमता में अपनी क्षमता को बढ़ाइए, और क्षमता को जितना अधिक बढ़ाइएगा उतना अधिक आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। जस्ट आप सोच लीजिए कि आपके पास एक सादा कागज है और कोई एक टॉपिक है, और उस टॉपिक बिल्कुल अननोन टॉपिक है, जो टॉपिक आपको कहीं से नहीं मिलने वाला है, गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। वही रिसर्च का एक्चुअल मजा है कि सादा कागज आपको दे दिया गया, एक कलम दे दिया गया और एक ऐसा टॉपिक दे दिया गया है जो वास्तव में गूगल में भी नहीं मिलेगा, और उस पर आपको कहा गया लिखने के लिए। बस निश्चित है कि आप अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू कीजिएगा, आप हर वो चीज़ बैठ के सोचना शुरू कीजिएगा। कविता लिखने वाला कवि क्या करता है, क्या रिसर्च करके बिना रिसर्च किए वो कविता लिख लेता है? हर एक वाक्य का अंतिम जो वर्ड है उसको मिलाने का प्रयास करता है, अंतिम जो वर्ड होता है, अगर पानी है तो नी हर वर्ड में वो मिलाने का प्रयास करेगा कि जो हर वाक्य का अंतिम जो वर्ड होगा वो नी से मिलना चाहिए, तब उसका कविता पूरा होता है। यानी यहाँ पर यह कहा जाता है कि रिसर्च जो है वो एक्सप्लोर होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल से सोच लिया जाए, समझ लिया जाए कि किस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, और उसको आप अपने दिमाग को एक्सप्लोर कीजिए, बढ़ाइए। और उस निश्चित है कि जितना दिमाग को बढ़ाइएगा सोचने की क्षमता उतनी अधिक आपकी बढ़ेगी, और जितनी अधिक सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतने अधिक आप परिपक्व होते जाइएगा। दूसरा होता है टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है उसका विश्लेषण करना, उसका विवरण प्रस्तुत करना। जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें जो भी आपके पास फैक्टर अवेलेबल होते हैं उसका यूज करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आता है उसका जब आप एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसी को कहते हैं डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब में क्या करते हैं कि आप उसकी आर्थिक स्थिति, आप उसका धर्म, आप उसका सेक्स, आप उसका फिनेंशियल पोजीशन, आप उसका इकोनॉमिक पोजीशन, आप उसके स्टेटस, जिस जिस चीज़ पर आप उसका रिसर्च किए हैं वो सबको आप डिस्क्राइब करके उसमें दिखाते हैं। और वो एक जो डिस्क्राइब होता है वो हर तरीके से डिस्क्राइब होता है, कभी क्वालिटेटिव डिस्क्राइब होता है, कभी क्वांटिटेटिव डिस्क्राइब होता है। क्वांटिटेटिव डिस्क्राइब का मतलब होता है कि वो अंक के आधार पर दिखाया जाता है कि हमने इस गांव का रिसर्च किया, सर्वे किया, तो यहाँ पर 72 आदमी पाए गए थे जो शिक्षित थे, 68 आदमी पाए गए थे जो अशिक्षित थे, 72 में से 70 आदमी पता किया गया कि जो वैक्सीनेशन ले चुके हैं, 78 में से 35 आदमी ये पता चला जो वैक्सीन नहीं लिए थे, उस 78 में से गैर हिंदू इतने थे, हिंदू इतने थे, हिंदू में से इतने लोगों ने वैक्सीन लिया, गैर हिंदू वाले ने इतने लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया। ये सब रिसर्च होता है, आंकड़ा होता है। ये आंकड़ा जो होता है ये आंकड़ा आपको मदद करता है और ये आपका परफेक्ट आंसर होता है। लेकिन आप खाली ऐसे बोल दीजिएगा कि हम एक गाँव गए थे, उस गाँव में आदमी लोग जो था वो बहुत अच्छा अच्छा आदमी था और वो लोग वैक्सीन के प्रति जागरूक था, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता है। इसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑलवेज ऑथेंटिकेटेड होता है। जब तक आप उस गांव का सर्वे नहीं किया, उस गांव का पता नहीं किया कि आबादी कितना है, उसमें हिंदू कितना है, गैर हिंदू कितना है, शिक्षित कितना है, अशिक्षित कितना है, महिला कितना है, पुरुष कितना है, बच्चे कितना है, इस तरह से जब आंकड़ा निकालिएगा और उसका जब वैक्सीनेशन पोजीशन आप निकालिएगा तब जाकर रियल आपको पता चलेगा कि रियल में उस गाँव का स्थिति क्या है। और ऐसा आप कह दीजिएगा कि वहाँ पर मुसलमान लोग ऐसा था, हिंदू लोग ऐसा था, सिख लोग ऐसा था, ईसाई लोग ऐसा था, तो ऐसा बोलने से नहीं होता है। आपको बोलना पड़ेगा वो डेटा के साथ में कि इतने अशिक्षित लोग थे तो इतने अशिक्षितों ने हो सकता है वैक्सीनेशन डर से नहीं लिया हो, या इतने बीमार लोग थे हो सकता है उसने वैक्सीनेशन नहीं लिया हो।
तो ऐसा होता है, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है टू डायग्नोज। डायग्नोज का मतलब होता है निदान करना। डॉक्टर क्या करता है कि जब बीमारी को देखता है तो उस बीमारी का इलाज करता है। ध्यान दीजिएगा, हमने जब आप पिछला देखा होगा डॉक्टर के साथ हमने वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, तो उसमें एक वर्ड हम आपको बताए थे कि जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो रोग का इलाज करते हैं। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो रोग का इलाज करते हैं, और जो उससे भी अच्छे डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट का इलाज करते हैं। रोग का इलाज करना और पेशेंट का इलाज करना दोनों में अंतर है। रोग का मतलब है कि आपकी जो बीमारी है आप उसको दूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में कोई बीमारी ही नहीं है और आपके पेशेंट में बीमारी है तो आप उसका इलाज कर रहे हैं, वो कहते हैं पेशेंट का इलाज करना। मनोचिकित्सक जो होता है, जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर होता है, वो कोई बीमारी का इलाज थोड़ी करता है, वो आपके दिमाग का इलाज करता है, वो पेशेंट का इलाज करता है। तो बस वही होता है रिसर्च। रिसर्च भी किसी न किसी तरीके से डायग्नोस करता है, निदान करता है, जो समस्या है उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता है। अगर कोरोना आया है, ये एक समस्या है, तो वैक्सीनेशन से इसको दूर किया जा सकता है, तो वो उसका निदान कर रहा है, वो रिसर्च उस पर चल रहा है कि कैसे उसका निदान किया जाए। और लास्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है टू स्टैब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप। स्टैब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप, कारण संबंध स्थापित करना। कारण संबंध स्थापित करना मतलब जो कारण है, कारण क्या है, एक बीमारी है। संबंध क्या है, मनुष्य के साथ उसका संबंध है, जानवरों से उसका संबंध अभी तक नहीं पाया गया है। कारण है बीमारी और उसका संबंध किसके साथ है, मनुष्य के साथ है। और मनुष्य के साथ जब संबंध है तो उसका निदान है। और निदान क्या है, निदान उसका दवाई तो नहीं, अभी तत्काल वैक्सीन है, दवाई कोई खास दवाई तो नहीं काम कर रहा है, वैक्सीनेशन ही उसका सफल इलाज हो सकता है। बाद में कोई दवाई आएगी। एक ज़माना में मलेरिया भी होता था जिसका कोई इलाज नहीं था, कोई दवाई नहीं था, लेकिन उसका दवाई आ गया। ऐसा इसी तरह से होगा, कोरोना भी एक बीमारी आएगी, इसका भी कोई ना कोई दवाई हो जाएगा, आम आदमी को कोरोना होगा, दवाई खाएगा ठीक हो जाएगा। तो ये इसका रिलेशन बनाता है। रिसर्च क्या है, अंतिम तौर पर इसका यही ऑब्जेक्ट हम कर सकते हैं कि ये कारण के संबंध में स्थापित करता है। जो भी कारण है उसका डायग्नोसिस करते हुए उसके बीच में ये संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये दो चीज़ हो गया। पहला चीज़, तीन चीज़ हमने आज कर लिया। पहला चीज़ की रिसर्च क्या है, दूसरा है कि रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और तीसरा चीज़ हम लोग कर लिए कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों रिसर्च किया जाए।